नमस्कार छात्रगण। पहले कक्षा में हमने काव्य रचना नवनिर्माण का पूर्वार्ध अर्थात कवि व्यक्तित्व परिचय, काव्य विधा का परिचय तथा आरंभिक 3 चतुष्पदियों का परिचय लेने का कार्य किया है। कवि त्रिलोचन जी ने काव्य रचना के माध्यम से जीवन की आशावादी दृष्टि, जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प से भरा हुआ व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण मानो काव्य रचना के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। आरंभिक प्रथम चतुष्पदी के माध्यम से वो बात कवि त्रिलोचन जी बताने का कार्य कराते हैं। उसके पश्चात आगे की 2 चतुष्पदियों के माध्यम से जीवन का यथार्थ, जीवन की सच्चाई को भी त्रिलोचन जी ने व्यक्त करने का प्रयास किया हुआ है। आगे चौथी चतुष्पदी के माध्यम से और बाकी बची हुई चतुष्पदियों के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी अपनी अभिव्यक्ति, अपना विचार या अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति क्या कहते हैं उसका परिचय इस आज की कक्षा में लेने का कार्य हम करेंगे। कहते चौथी चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी, बल नहीं होता सताने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। हम देखते हैं समाज के अलग अलग मानव व्यक्तित्व का परिचय हम लेने का कार्य करते हैं। कुछ लोग बाहुबल से तो कुछ लोग मानो आर्थिक धन दौलत या पैसा आदि के माध्यम से बड़े बलवान या ताकतवर एक ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं। लेकिन इस बल का सही अगर प्रयोग हम करें तो मानो इस बल का सार्थकी रूप हमारे सामने आ सकता है। और इसीलिए कवि त्रिलोचन जी ने इस काव्य के माध्यम से मानो आपके पास जो बल है वो फिर आर्थिक या शारीरिक बल हो सकता है, धन दौलत रूपी वो बल हो सकता है, उसका सदुपयोग जीवन में किस प्रकार करना है। दीन दुखी लोगों का, पीड़ित जनमानस का मान दुख हरने के लिए अगर उस धन दौलत का या संकट में फंसे हुए व्यक्तियों का सहायता करने हेतु अगर उस धन दौलत का प्रयोग अगर आप करेंगे तो मानो उस धन दौलत की सार्थकता यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप उस धन दौलत के बल पर किसी पीड़ित को और यातनाएं देने का काम करेंगे, सामान्य जनमानस को यातनाएं पीड़ाएं देने का कार्य करेंगे तो वह धन दौलत, वह पैसा, वह बल आपका, वह शक्ति एक पासे मानो न्याय के लिए अगर काम करेगी तो उस बल का एक पासे मानो सार्थकी रूप हमारे सामने आ सकता। इसीलिए कवि कहते हैं कि उस बल का, उस शक्ति का, उस धन दौलत का मानो सही उपयोग आप जीवन में मानव करें, ताकि जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति का दुख हरने का कार्य यहाँ पर हो सकता है। उसको न्याय देने के लिए अगर आप उसको सही जीवन एक पासे मानो देने के लिए अगर उस धन दौलत का, उस बाहुबल का अगर प्रयोग आप करने लगेंगे तो उस धन दौलत की मानो सही एक पासे मानो सार्थक ऐसी वो बात यहाँ पर हो सकती है। कहते कभी आगे कि जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। जैसे इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं कि इतिहास के रुख को बदल कर रख देने की ताकत, वो हिम्मत, वो साहस एक पास कई महापुरुषों में देखने को मिलती है। मानो उन महापुरुषों ने मानो इतिहास का रुख, इतिहास की जो गति है उसको एक पासे मानो अपने कर्तव्यों के, अपनी हिम्मत से, अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से बदल कर रख देने का काम किया। जो मंजिल, वो लक्ष्य, जो उद्देश्य को लेकर निकल पड़े थे। जैसे आजादी के आंदोलक लोगों ने या आजादी के आंदोलन में अपनी आहुति देकर देश को आजाद कराने का काम करने वाले महापुरुषों का उदाहरण हम दे सकते हैं। मानो उनकी मंजिल, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य देश आजाद कराना जिस प्रकार का था, उस प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी मानो हमें जो दृढ़ संकल्प से व्यक्ति भरा हुआ होता है, उस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल वो क्या है, और उस मंजिल की ओर वह जब दृढ़ संकल्प से कदम बढ़ाता हुआ चला जाता है, उस समय उस मंजिल की ओर जाते समय उसके पथ में, राह में, रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार के संकट उसको एक पासे मानो रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन अटूट ऐसे दृढ़ संकल्प से भरा हुआ यह सच्चा वीर व्यक्ति, सच्चा मानव कभी भी मानव उन संकटों से
मानो डर कर भयभीत होकर रुकता नहीं है, बल्कि उनको बड़े साहस के साथ उनका मुकाबला करता हुआ उन बाधाओं को, संकटों को झेल कर आगे बढ़ने का कार्य करता है। ऐसे साहसी व्यक्ति का ही मानो इतिहास बनता है। ऐसे ही साहसी लोगों का मानो अपनी सिद्धि पर, अपनी सिद्धि के शिखर पर आता है, मानो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, अपने उद्देश्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने का काम उसके लिए मानो सफल एक तरह से होता है। ऐसे ही असामान्य लोगों का इतिहास के पन्नों में मानो नाम रोशन एक तरह से नजर आता है। इतिहास वही एक तरह से निर्माण कर सकता है जो डर के मारे जीवन की राह में, अपने मंजिल की ओर जाते समय जीवन रूपी राह में आए उन बाधाओं को, संकटों को झेल कर अगर डर के मारे घुटने टेकने का कार्य करेगा, ऐसे लोगों का कभी इतिहास बन नहीं पाएगा। इतिहास में इन लोगों को कोई स्थान भी एक से नहीं होता है। कहते कभी आगे, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। अब यहाँ पर दो शब्द हमारे इस काव्य पंक्ति में यहाँ पर आते हैं, प्रीति तथा नीति। प्रीति अर्थात स्नेह, प्रेम या प्यार का वो मार्ग या विचारधारा का वो संदर्भ यहाँ पर आता है। नीति अर्थात सदाचार या नैतिकता जिसको हम कहते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। मानव जीवन मिला है तो उसको सार्थकी अगर लगाना है तो स्नेह प्रेम का व्यवहार समाज में रहते हुए जनमानस के साथ, अपने स्नेहजन लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं बल्कि स्नेह प्रेम का व्यवहार हमें करना है। समाज का मानो कल्याण कार्य करना है, समाज का मानो उद्धार कार्य अगर करना है तो हर मानव को अपने जीवन में मानो स्नेह प्रेम को स्थान देना पड़ेगा। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। केवल एक व्यक्ति को स्नेह प्रेम का मार्ग अपनाकर जीवन में काम नहीं हो सकता। जैसे अकेला चना मानो हाथ फोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार एक व्यक्ति सद्गुणों से संपन्न होकर मानो समाज कल्याण का कार्य सफल हो नहीं सकता है। समाज कल्याण की अगर उस संकल्पना को यथार्थ में उतारने का कार्य करना है, समग्र मानव जाति का कल्याण अगर करना है तो हर मानव को मानव दुष्टता का, दुर्व्यवहार का एक पासे मार्ग छोड़कर स्नेह प्रेम के मार्ग पर एक पासे चलने की बात कभी यहाँ पर कहते हैं। और नैतिकता का मार्ग अपनाकर, नीति का यह विचार अपनाकर, नीति को, नैतिकता को जीवन में स्थान देकर अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके ही नहीं बल्कि समग्र समाज के कल्याण की संकल्पना को साकार करने का काम बड़ी आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है। और कहते कभी यह स्नेह प्रेम का या नैतिकता का मार्ग किसी एक इकलौते व्यक्ति का नहीं बल्कि समग्र मानवों का ये मार्ग है। हर कोई व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति अगर नैतिकता को, स्नेह प्रेम को जीवन में स्थान देने का कार्य करेगा तो हर व्यक्ति का हृदय मानो ईश्वर समान सद्गुणों से संपन्न यहाँ पर बन सकता है। और ऐसे सद्गुणों से भरे हुए व्यक्तियों से मानो समाज कल्याण की, सद्गुणों से समाज की मानो सार्थक ऐसी एक मानो यथार्थ में उतारने की बात भी यहाँ पर सफल हो सकती है। और हर व्यक्ति को इस राह पर चलने का कार्य करना है। हर राह यानी इस राह पर चलना तात्पर्य हर व्यक्ति को इस विचार को अपने जीवन में उतारने का काम, अपने हृदय में स्थान देने का कार्य करना पड़ेगा। कुटिलता को, दुर्विचारों को अपने भीतर से बाहर फेंक देने का कार्य करना है। नैतिकता के, स्नेह प्रेम के विचारों को जीवन में स्थान देने का कार्य करना है। गीति का अर्थात मानो स्नेह प्रेम के, नैतिकता के गीत गुनगुनाते हुए इस नैतिकता के राह पर चलने का संदेश भी मानव को भी देने का कार्य कराता है। क्योंकि मानव कल्याण सद्गुणों से ही हो सकता है। ऐसा सद विचारों का, नैतिकता का मानो गीत गुनगुनाने का काम भी एक पास कवि मानो कहते हैं। इस नैतिकता के विचारों के गीत गुनगुनाते हुए मानो व्यक्ति का, समाज का कल्याण विचार मानो इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि व्यक्त कराने का प्रयास कराते हैं। कहते हैं कवि आगे, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। जैसे समाज के दो महत्वपूर्ण अंग या हिस्से कहते हैं वो स्त्री पुरुष या नर नारी देखने को मिलते हैं। मानो दोनों के बिना समाज का पूर्ण रूप कभी हो नहीं सकता है। लेकिन किसी भी कार्य में अगर पुरुष ही आगे रहेंगे, स्त्री रूपी शक्ति को अगर स्थान नहीं देंगे तो परिणामतः एक आधी ऊर्जा समग्र मानव जाति के एक पशु मानो किसी भी कार्य में लगी न रहकर स्थिर भाव से एक जगह बैठी रहेगी या मानो अकार्यक्षम भाव से कर बैठी रहेगी तो मानो
कोई भी लक्ष्य, कोई भी कार्य या कोई भी उद्देश्य एक पासे मानो प्राप्त होना संभव हो नहीं पाएगा। समग्र नर नारी अगर एकत्रित आकर समाज कल्याण की, विश्व कल्याण की इस संकल्पना को अगर साकार करना चाहते हैं तो मानो इस संकल्पना को साकार करने के लिए चाहे कितने भी बाधा है, चाहे कितने भी मानो संकट रूपी काटे राह में कितने भी क्यों ना आए, उन संकटों का, उन बाधाओं का मानो सामना ये दोनों मिलकर यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में एक पासे मानो नारी को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने दुर्बलता का रूप चित्रित करने का भी कार्य किया है, लेकिन नारी भी एक पुरुष से भी एक पासे मानो कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी मानो लक्ष्य को प्राप्त करने में पुरुष का संग साथ दे सकती है। दोनों संग साथ मिलकर अगर कार्य कोई कर निकलेंगे या करने के लिए कदम बढ़ाने का कार्य करेंगे तो मानो दोनों भी किसी भी सिद्धि को, सफलता को मानो प्राप्त करने में सफल यहाँ पर हो सकते हैं। कहते कभी साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। जैसे हम देखते कि ताज अर्थात सिर पर मुकुट आदि एक पास होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सोने चांदी आदि का नहीं, बल्कि संकट रूपी बाधाओं का यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर चला है। राह में कांटे समाज कल्याण का कार्य करते समय कई प्रकार की बाधाएं यहाँ पर आपको रोकने का कार्य कर सकती है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष अगर किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो मानो दोनों संगी है और सहचर है। संग साथ स्त्री पुरुष का, नर नारी का यहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों संगी है और सहचर है। यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर आते हैं, संगी सहचर अर्थात मित्र या दोस्त साथी के रूप में, या सहचर अर्थात साथ में चलने वाला। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। अगर स्त्री शक्ति भी पुरुष शक्ति के साथ या उस मानो बल के साथ अगर जुड़ जाएगी तो समाज स्वस्थ ऐसे समाज का निर्माण कार्य मानो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर हो सकता है। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कुरीतियों से, कई प्रकार के प्रश्नों से जूझता हुआ या कई प्रकार की मानो समस्याओं से लड़ता हुआ या कई प्रकार की यातनाओं को झेलता हुआ, कुरीतियों से भरा हुआ ऐसा समाज का वो रुख बदलकर मानो स्वस्थ ऐसे समाज का निर्माण कार्य अकेला नर अर्थात पुरुष नहीं, बल्कि नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानो निकल पड़ेंगे और इस मानो लक्ष्य को, इस सपने को साकार करने का कार्य यहाँ पर कर पाएंगे और स्वस्थ ऐसे समाज के निर्मित का कार्य इस स्त्री शक्ति के और पुरुष शक्ति के माध्यम से यहाँ पर सफल हो सकता है। अंतिम मानो चतुष्पदी का विचार यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी का हमारे सामने यहाँ पर चला आता है। कहते हैं कवि, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। हम देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में अतीत में कई महान ऐसे मानव कार्यों की एक पूंजी या अतीत में कई महापुरुषों के द्वारा अपने कर्तव्यों के बल पर मानो इतिहास का एक अमिट ऐसा अंग वो बनकर एक पासे मानो गौरवशाली मानो उन घटनाओं का, उस अतीत या इतिहास का एक पासे अंग वो बनकर हमारे सामने आता है। वह अतीत हमें वर्तमान को या आज के लोगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। आज के लोगों को प्रेरणा का वो स्रोत बनकर वो एक पासे आता है और इसीलिए कहते हैं कवि कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, यानी आज के वर्तमान के लोग अतीत के गुणगान गाने का कार्य करते हैं। अपने पूर्वजों के या अतीत में जिन महापुरुषों ने एक पासे मानो अपने कर्तव्यों के बल पर जो महान कार्य एक पासे किए हैं, जिससे वर्तमान के लोगों को मानो प्रेरणा मिलने का कार्य यहाँ पर होता है, ऐसे अतीत के उन लोगों का गुणगान कार्य आज वर्तमान का मानव एक पासे करने का कार्य करता है। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, अर्थात अतीत के लोगों का गुणगान यहाँ पर किया जा रहा है। अतीत की उन घटनाओं का एक पासे मानव वर्तमान का मानव उसको एक पासे प्रेरणा के रूप में देखने का जब कार्य करता है तो मानो किस प्रकार उन महापुरुषों को संग साथ अपने
प्राणों की बाजी लगाने वाले अपने मित्र सखा या दोस्तों के रूप में, मित्र के रूप में एक पासे मिली थी। एक दूसरे का संग साथ देकर ही एक पासे मानो उन महापुरुषों ने बड़े से बड़े कार्यों को एक पासे मानो सफल बनाने का कार्य करने का काम किया हुआ है। और इसीलिए गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यह अतीत का भी गीत अच्छा है। क्योंकि आज का व्यक्ति भी जो वर्तमान का हिस्सा बना हुआ है, आज का वर्तमान का समाज का जो रूप देखने को मिलता है, आज का जो वर्तमान मानव है, वह भी भविष्य में जाकर कभी न कभी अतीत का अंग या हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा। और उस समय भविष्य की वो पीढ़ी भी पासी मानो, जब हम आज वर्तमान में है, अतीत का हिस्सा जब भविष्य काल के लोगों के लिए एक पासे बन जाएंगे, या भविष्य के लिए अतीत का हिस्सा जब हम बन जाएंगे, तो उस समय हमारे भी कर्तव्यों की जो श्रेष्ठ कार्य एक पासे वर्तमान के लोग एक पासे कर जाएंगे, उनका गुणगान का भविष्य का मानव एक पासे कर जाएगा या करने का काम यहाँ पर वो करेगा। मानो कभी त्रिलोचन जी ने इस अंतिम चतुष्पदी के माध्यम से मानो अतीत का भी गुणगान करने का कार्य यहाँ पर किया है, और वर्तमान का मानव भी अतीत के माध्यम से किस प्रकार प्रेरणा लेकर या मानो ऊर्जा लेकर किस प्रकार भविष्य के लोगों के लिए भी मानो एक ऊर्जा का स्रोत बनकर एक बार किस प्रकार प्रेरणा देने के लिए मानो उस प्रकार की कर्तव्य, उस प्रकार के कार्य किस प्रकार करेगा या कर किस प्रकार भविष्य के लिए भी प्रेरणा का उदाहरण वो बनकर आ सकता है। इसकी सुंदर अभिव्यक्ति मानो कवि त्रिलोचन जी ने अपने समग्र काव्य रचना के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास यहाँ पर किया हुआ। कवि त्रिलोचन जी का ये काव्य रचना पाठ मानो नवनिर्माण, समाज का नवनिर्माण करना यहाँ पर चाहता है। समाज का ये नवनिर्माण अगर करना है तो पहले व्यक्ति को पुराने विचारों को, पुरानी कुरीतियों को त्यागने का कार्य करना पड़ेगा। पुरानी परंपराओं को जो मानव को कहीं न कहीं विकास की ओर, कहीं न कहीं स्वस्थ ऐसे समाज को निर्माण करने की ओर एक पासे मानो बाधाएं डालने का कार्य कर रही है, उन कुरीतियों को, कुपरंपराओं को या बुरी विचारधारा को कहीं न कहीं त्यागने का कार्य यहाँ पर मानो यह संदेश कवि नवनिर्माण इस रचना के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी देने का कार्य कराते हैं। कहीं न कहीं कवि ने स्वस्थ समाज का मानो संपन्न विचारों से, दृढ़ संकल्प से भरे हुए मानव के माध्यम से संपन्न समाज की निर्मित की एक बात एक पास मानो इस काव्य रचना के माध्यम से व्यक्त करने का सुंदर प्रयास यह काव्य रचना देने का कार्य यहाँ पर कराती है। स्वाध्याय के रूप में आपको इस रचना पर कुछ प्रश्न आएंगे, उस पर चर्चा भी हम आगे करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।